जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे आपके सामने हम लोग यहां पर बात करेंगे हिंदी के 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कह सकते हैं, या 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपके पेपर को देखते हुए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। बस आपको पूरा अंत तक इसको देखना है। ठीक है, यहां पर आपको मैं काफी सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसके बाद आपको यहां पर मैं कुछ हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो कि जैसे लोकोक्तियां, मुहावरे। इसके अलावा आपके यहां पर गद्यांश पद्यांश के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। यहां पर अपठित गद्यांश भी आपको कराऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। आपको आपके पेपर को देखते हुए इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। ठीक है ना, और हिंदी में आपको पूरा 100 में 100 नंबर स्कोर करना है। ठीक है ना, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। बताया गया है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको बताना निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। यहाँ पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद आपके यहाँ पर है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है यहाँ पर विष्णु प्रभाकर बोल सकते हैं ना, तो यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र भी इन्हें बोल सकते हैं। एक विष्णु प्रभाकर हो सकता है और एक आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको कर लीजिएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है ना, तो इनका एक नाम है। इसके बाद है डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें बिल्कुल 100% मिस्टेक करेंगे, 100% गलती करेंगे। कैसे करेंगे? बोलेंगे निराला की साहित्य साधना मतलब कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का होगा। आप भी सोच रहे होंगे यही होगा क्योंकि इसमें निराला शब्द आया, लेकिन जो कि बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें मिस्टेक हमेशा होती है। तो यहाँ पर आपका भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपको लगाना है इसमें चौथा ऑप्शन। ठीक है ना, तो निराला की साहित्य साधना किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। तो इसमें आपका निराला जो है बिल्कुल नहीं होगा, जो कि आप बिल्कुल 100% लगभग बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जिनको पता नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको इसको नहीं लगाना, यहाँ पर आपका चौथा विकल्प इसमें सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिएगा, रामविलास शर्मा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर, तो यहाँ पर आपके सामने रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। ठीक है, सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद यहाँ पर आपका हरिशंकर परसाई हैं। तो साहित्य सहचर किसका है? तो आपको बताना यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो साहित्य सहचर की बात करें तो ये आपका क्या है? एक आलोचनात्मक कृति है और आपको पता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। लगा लीजिए आप लोग साहित्य सहचर, याद रखिएगा कई बार मैंने इसको कराया भी है आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी में आप लोग लगा लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों, इसी को आपको करना है। इसके बाद यहाँ पर है बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन। ठीक है ना, प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है। आपको को बताना है, क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि जो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है उनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा आनंद कादम्बनी। ठीक है, तो पहला विकल्प लगाइए आप लोग यहाँ पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। आनंद कादम्बनी जो ये पत्रिका है किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी की है। ठीक है, तो बस आपको इसी को लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ध्रुव सामनी नाटक के लेखक। ध्रुव सामनी तो आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ना, तो यहाँ पर आप लोग किसको लगाएंगे? जयशंकर प्रसाद को। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, सॉरी दूसरा इसमें लगा लीजिए आप लोग। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद की कहानी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी इनमें से बताना कौन सी है? कफन हो गया, गुंडा हो गया, रोज हो गया, चीफ की दावत हो गया। चीफ की दावत ही आपका देखिए भीष्म साहनी जी की है। तो आपका यहाँ पर कफन,
आप इसमें लगाएंगे ऑप्शन फर्स्ट में, ठीक है ना। प्रेमचंद की कहानी कौन सी है, तो कफन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। इसी को आप लगा के चले आइएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इस बार होने वाले हैं। मैं लगातार आपके लिए तैयारी करा रहा हूँ, हर एक टॉपिक आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एग्जाम में हिंदी में एकदम आपको मस्त तरीके से पेपर को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो विद्यानिवास मिश्र यहाँ पर बताइए कि निबंधकार हैं, ललित निबंधकार या ललित निबंध के, या विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध या भावात्मक निबंध, ठीक है ना। तो आप बताइए कि विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार हैं। तो यहाँ पर आपको लगा देना है कौन सा, ललित निबंधकार हैं, ठीक है ना, ललित निबंधकार हैं, ठीक है। तो विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग ललित, ठीक है ना। तो चलिए लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर, फिर पहला ऑप्शन आपका सही है, इसमें याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको लगाना है, ललित निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, कल्पलता के लेखक, कल्पलता को बताना है आपको ये किसका है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो मैंने आपको इसको कराया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप इसमें लगाएंगे, बिल्कुल सही है आपका, कल्पलता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर एक कृति है जिसका नाम है जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए ये जो कृति है जैसे उनके दिन फिरे, ये किस विधा पर आधारित है, इसकी विधा बतानी है आपको। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, इसकी विधा बतानी है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे राइट आंसर कहानी। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर लगा लीजिए आप लोग, जैसे उनके दिन फिरे कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, आप बताइए इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी जो ये आत्मकथा है ये किसकी है। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो क्या लगाएंगे आप, आत्मकथा में, ठीक है ना। और पूछ रहा है किसकी है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है ना। तो बस इसको याद रखिएगा, कई बार आपको मैंने बताया भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसी को आप लगा लीजिएगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। तो यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आलोक पर्व आपको बिल्कुल सही लगा देना है ना। यहाँ पर आलोक पर्व राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह आपका हो जाएगा आलोक पर्व, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे, जैसे कि आपके ग्रामर के ही कर लेते हैं हम लोग पहले। तो ग्रामर में आपको क्या क्या देखिए पढ़ना है, जैसे कि लोकोक्तियां, मुहावरे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े आप लोग तो 15 मुहावरे आप पढ़ लीजिएगा, जो मैं 15 बता रहा हूं। अगर इनको तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में आपका मुहावरे से बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा नंबर, है ना। जितने भी बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि समय बहुत ही कम है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने है अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थ तो हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। अब आप इसको मतलब वाक्य में जैसे प्रयोग करना चाहते हैं तो वाक्य प्रयोग तो आप जानते हैं, इसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, अपने अनुसार कोई वाक्य बना देंगे, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा जैसे देख सकते हैं अपने पैरों पर खड़े होना, तो इसको आप बताइए इसका अर्थ क्या होगा, तो स्वावलंबी होना। क्या हो जाएगा, स्वावलंबी होना, ठीक है ना। नंबर 3 आपके सामने है अंधे की लकड़ी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना, ठीक है। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। अगला है ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, बहुत दिन बाद दिखाई देना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब इसका होता है अत्यधिक को कम मिलना, ठीक है ना। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, तो कह सकते हैं अत्यधिक को कम मिलना, ठीक है ना। नंबर 6 आपके सामने है गागर में सागर भरना, तो इसका हो जाएगा अर्थ आपका थोड़े में बहुत अधिक। क्या हो जाएगा, थोड़े में बहुत अधिक, इसको कर लीजिएगा।
नंबर 7 है घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना, तो इसका होता है बहुत प्रसन्न होना, है ना, बहुत प्रसन्न होना। अगला घोड़े बेचकर सोना, मतलब गहरी नींद सोना, क्या होता है, गहरी नींद सोना। अगला है पगड़ी उछालना, मतलब अपमान करना, ठीक है ना, पगड़ी उछालना मतलब हो जाएगा अपमान करना। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर आधा तीतर आधा बटेर, मतलब इसका होता है अर्थ आपका बेमेल मिश्रण, बेमेल मिश्रण, मतलब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे आधा तीतर आधा बटेर या बेमेल मिश्रण। अगला है ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है ना, मतलब दुकान तो बहुत बड़ी है लेकिन उसके जो पकवान हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, तो कह सकते हैं केवल बाहरी दिखावा, है ना, बाहरी दिखावा। इसके बाद हवा से बातें करना, मतलब बहुत वेग से चलना, बहुत तेजी से चलना। नेक्स्ट यहाँ पर है मुंह फुलाना, मतलब असंतुष्ट होना। अगला यहाँ पर आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। 15 नंबर है आपका आंख दिखाना या क्रोध प्रकट करना। इतने मुहावरे पढ़ के चले जाइएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में इससे 100% आ जाएगा, ठीक है ना, एक या दो, क्योंकि आपको एक या दो ही तो करने हैं, तो इतने बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड थे। मैंने बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। जितने क्वेश्चन बताऊंगा आप अगर पढ़ के जाएंगे तो ये आपका 100% ग्रामर का जो पोर्शन है वो फिक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आपको इनको तैयार कर लेना। पहला जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में, तो आस्तिक बोलेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका आस्तिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको क्या बोलते हैं, तो साक्षर बोलते हैं, ठीक है ना, जो पढ़ना लिखना जानता है उसको बोलते हैं साक्षर, है ना। अगला देखिए पिता की हत्या करने वाले को बोलते हैं पितृहंता, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है जिसे कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय, क्या बोलेंगे, अकथनीय, है ना। अगला देखिए सत्य आचरण करने वाला सदाचारी होता है, ठीक है, सत्य आचरण करने वाले को बोलते हैं सदाचारी। नेक्स्ट है जो कभी जन्म नहीं लेता अजन्मा, क्या बोलेंगे, अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता उसको बोलेंगे अजन्मा, ठीक है ना। किए गए उपकार को ना मानने वाला वो होता है कृतघ्न, क्या होता है, कृतघ्न होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को बोलते हैं जिज्ञासु, क्या बोलेंगे, जिज्ञासु, है ना। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर, ठीक है। नंबर 10 है जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, ठीक है, एक शब्द में क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ। मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, तो इनको जरूर कर लीजिएगा, मेरे साथ बने रहना, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर तैयारी कैसी है ना, इन क्वेश्चनों को करने के बाद। नंबर 11 है आपका जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको क्या बोलते हैं, अतिथि, मतलब आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको अगर उसका आने का कोई डेट निर्धारित नहीं है, अचानक आ जाए तो उसको बोलेंगे अतिथि, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा, ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में आप बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब यहाँ पर आता है अनेकार्थी शब्द। देखिए अनेकार्थी शब्द में एक क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और बोलेगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक पर आप उसके 2 अर्थ बताइए अनेकार्थी शब्द में। जैसे यहाँ पर आपके सामने मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लिया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। जैसे पहला आपके सामने है अंबर, अंबर के 2 अर्थ बताने हैं, इसी प्रकार से 2 अर्थ आपके बताने होंगे, है ना। तो अंबर का एक होता है वस्त्र और एक होता है आकाश, ठीक है ना, तो वस्त्र और आकाश इसका हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर दूसरा है अली, अली का मतलब होता है भंवरा, सखी, विच्छू, ठीक है, तो कोई 2 आप याद कर लीजिएगा, 2 ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने होते हैं, मैंने यहाँ पर 3 बता दिए। इसके बाद कनक, कनक मतलब यहाँ पर होता है आपका सोना और एक होता है धतूरा, ठीक है ना, तो ये 2 हो जाएंगे। इसके बाद कर्ण, कर्ण यहाँ पर होता है कान या कुंती का पुत्र, ठीक है ना, ये 2 हो जाएंगे इसके। द्विज, द्विज का मतलब होता है पक्षी, दांत, ब्राह्मण, 3 हो यहाँ पर बता दिए मैंने, कोई आपको 2 ही करने हैं। इसके बाद है नग, नग मतलब होता है पर्वत, वृक्ष, नगीना, ठीक है ना, पर्वत, वृक्ष, नगीना, तो कोई आप लोग 2 कर लीजिएगा, बाकी याद आप कर सकते हैं तीनों को। इसके बाद है जनक, जनक का होता है पिता या राजा जनक, है ना, जनक का मतलब पिता भी होता है और एक आपका राजा जनक भी होते हैं, तो इनको कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए लक्ष्य, लक्ष्य का होता है यहाँ पर आपका उद्देश्य और एक होता है निशाना, ठीक है ना, उद्देश्य या निशाना। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने नीरज, नीरज का होता है जलज या कमल, ठीक है ना, जलज या कमल। इसके बाद खल, खल का मतलब होता है दुष्ट, दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति को बोलते हैं ना खल।
एक आप दुर्जन बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं अधम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद है कुल। कुल का मतलब होता है कुल वंश, है ना, वंश भी होता है या समस्त भी होता है। नेक्स्ट है मित्र। मित्र का हो जाता है दोस्त, सखा, सहयोगी, है ना। तो ये इसके होते हैं अनेकार्थी शब्द। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कोई दो लिखने होंगे, जैसे आपके सामने आ जाएगा अंबर के दो बताइए तो आप लिख देंगे वस्त्र और आकाश, ठीक है। तो ये जितने बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी व्याकरण में आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम देखेंगे, अभी गद्यांश पद्यांश भी करने वाले हैं हम लोग। तो शब्दों में सूक्ष्म अंतर जितने आपको बता रहा हूँ ये आपको पूरा अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि ये महा इंपॉर्टेंट है। अब आप इससे ज़्यादा मतलब समझ सकते हैं क्या ही होगा। तो देखिए शब्दों में सूक्ष्म अंतर में पहला आपके सामने क्वेश्चन है अविराम और अभिराम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अविराम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन जैसे दिए गए हैं, लगातार और रुचिकर, बिना रोके और सुंदर, अनवरत और आकर्षक, सुंदर और आकर्षक। तो अविराम का मतलब होता है बिना रोके और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बिना रोके और सुंदर पहला ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, है ना, यही सही हो जाएगा। इसके बाद है बात और वात। क्या होता है बात और वात, तो इसका होता है बात का मतलब होता है बातें और वात मतलब आप जानते हैं हवा होती है, ठीक है ना। तो इसका पहला विकल्प बातें और हवा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से अगला देखिए अंश और अंश, दोनों सामने अंतर है ना। तो एक अंश का मतलब होता है कंधा, ठीक है ना, ये जो आपका अंश होगा, और जो ये अंश है आपके सामने इसका मतलब होता है हिस्सा। तो कंधा और हिस्सा, अब ऐसे काफ़ी सारे हैं, देखिए यहाँ पर हिस्सा और कंधा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको कंधा और हिस्सा लगाना है। अगर आपका ये सा पहले रहेगा और ये आपका जो सिटी वाला सा है ये बाद में रहे तब, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आप कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पर। अब यहाँ पर मैं राइट आंसर आपको बताऊंगा, जैसे अंबुज अम्बुद। तो अंबुज अम्बुद का हो जाता है कमल और बादल, ठीक है, कमल और बादल। इसके बाद द्रव और द्रव्य, ठीक है ना, द्रव और दूसरा क्या है द्रव्य। तो इसका होता है तरल पदार्थ द्रव, और द्रव्य को बोलते हैं धन, ठीक है। धन संपत्ति के लिए भी इसको द्रव्य माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तरल पदार्थ और धन, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने होने वाला है अनल अनिल। अनल का होता है अग्नि और अनिल का होता है वायु, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा अर्थ, अग्नि और वायु। तो मतलब आएंगे आप किसी प्रकार से, कैसे आएंगे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा अनल अनिल और चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो जिसमें से आपको राइट आंसर कौन सा करना है, अग्नि और वायु। तो इसको कर लीजिएगा ऐसे, है ना। अगला देखिए गृह और ग्रह, ठीक है ना, इन दोनों में फर्क है ना, गृह और ग्रह। तो गृह का होता है घर और ग्रह का होता है नक्षत्र। तो घर और नक्षत्र आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी विकल्प में आपको ये देखने को मिलेगा इन क्वेश्चनों में तो याद कर लीजिएगा, आपको इसी को लगा के चले आना है, ठीक है। अगला देखिए भवन और भुवन। तो भवन का मतलब होता है घर और भुवन का होता है संसार। तो भवन और भुवन में क्या होगा, घर और संसार, है ना, घर और संसार, इसी को लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन सुत और सूत। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्राओं में फर्क है। तो इसमें सुत का मतलब होता है पुत्र और सूत का मतलब होता है सारथी, ठीक है ना, पुत्र और सारथी, इसको लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है आभरण आमरण। क्या होता है आभरण आमरण, ठीक है ना। तो आभरण का मतलब होता है आभूषण और आमरण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत, ठीक है ना। आभूषण और मृत्यु पर्यंत आप इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रणय और परिणय। प्रणय और परिणय, ठीक है ना। तो प्रणय का होता है प्रेम, भी प्रेम, और परिणय का होता है विवाह, ठीक है ना। तो प्रेम और विवाह हो जाएगा। इसके बाद सर सर, देखिए इन दोनों में फिर सा का अंतर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो इसका हो जाएगा सर का मतलब होता है बाण और यहाँ पर हो जाएगा सर का मतलब तालाब, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए अंश और अंश, यहाँ पर भी सा का अंतर है। ये सा वाले ना बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ। तो इनका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, देखिए भाग और कंधा, ठीक है ना, भाग और कंधा। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक देखते हैं यहाँ पर वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वाक्यों में छोटी सी जो गलतियां होती हैं उनको कैसे करते हैं, त्रुटि मार्जन। जैसे यहाँ पर देखें तो आपके सामने एक वाक्य दिया गया, मेरे को विद्यालय जाना है। इसका हो जाता है यहाँ पर क्या गलती है, तो इसको कर देंगे मेरे को मतलब मुझे, ठीक है ना, मेरे को मतलब मुझे, तो मुझे विद्यालय जाना है, बस इतनी सी मिस्टेक है, सही कर दिए। अगला 1 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, यह संतरे मीठे हैं। तो मतलब ये संतरे मीठे हैं, यह आप ये कर दिए। अगला
क्या आप भोजन कर लिए, तो इसका हो जाएगा आपका क्या आपने भोजन कर लिया है, ठीक है ना, है तो है ही। और क्या लगा है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी ऐसे लगाएंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें ध्यान नहीं देते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, है ना। पक्षी पेड़ में बैठी है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, है ना, बैठे हैं। बस ये चीज़ें ध्यान देना है। राम और सोहन जाते हैं, तो राम और सोहन जाते हैं, ठीक है ना, तो ये सही है। अब हो सकता है यहाँ पर मतलब क्वेश्चन में आपका है में एक पॉइंट ना लगा हो, तो आपको पॉइंट आगे लगा के आना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो कि आपको वहाँ पर नहीं करना, याद रहे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग जहाँ पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, बहादुर कहानी का सारांश, जो कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भैया ये कैसे करेंगे आखिरकार बहादुर कहानी का सारांश, है ना। 5 नंबर में आएगा, 80 शब्द में लिखना है। कितना लिखना है हमें, तो चलिए जान लीजिए। मैं आपको यहाँ पर एकदम आसान तरीके से शॉर्ट में बताने वाला हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कि अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी, किसके द्वारा लिखी गई है, अमरकांत जी द्वारा, है ना। तो आपको लिखना है अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। अब इसके बाद लिखेंगे बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्षीय एक बालक है जो इस कहानी का नायक है, ठीक है ना। बहादुर क्या है, एक बालक था। इसके बाद लिखेंगे जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर चला जाता है और वहां पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। बहादुर निर्मला के घर के सभी काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखिए कि निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु कुछ समय बाद वे उसके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करने लगे। मतलब जहां पर वो नौकरी करता था उसके साथ अच्छा व्यवहार पहले होता था, लेकिन कुछ समय बाद वो उसके साथ मारपीट गाली गलौज ये सब करने लगे। शॉर्ट में लिखना है, बिल्कुल आप एक बार सुन लेंगे तो स्टोरी आपके दिमाग में चली जाएगी, ठीक है ना, छप जाएगा। इसके बाद मारपीट गाली गलौज के कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगा और एक दिन निर्मला का पुत्र जो था, जहां पर वो नौकरी करता था बहादुर, उसका जो पुत्र निर्मला का था जिसका नाम किशोर था, उसने उसको सुअर का बच्चा कह दिया और इस कारण से वह नाराज हो गया, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पर जब वो नाराज हो गया तो यहाँ पर अगले आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि बहादुर इसे सहन नहीं कर सका, है ना। बहादुर इसे सहन नहीं कर सका, मतलब जब उसको बोल दिया सुअर का बच्चा। तो अब इसके बाद क्या होता है, देखिए अंततः वह अपना सामान छोड़कर, ठीक है ना, अपना सामान छोड़कर निर्मला के मतलब घर से चला जाता है, सामान छोड़कर वो चला गया। तो जब निर्मला के जो पति हैं वो शाम को दफ्तर से लौटे तो वहाँ पर उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया है, ठीक है। तो निर्मला के पति और निर्मला को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था, परंतु उपयोगिता और बहादुर की उपयोगिता मतलब कि वो सारे काम भी करता था, तो ये भी एक उपयोगिता है ना। तो उपयोगिता को देखकर किशोर और निर्मला जो है घरेलू काम करने से घबराते थे और बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते थे, ठीक है ना। तो इसके बाद लिख देंगे अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और अंग्रेजी में आपको लास्ट में यहाँ पर बता देना है कि बहादुर में सहनशीलता एवं स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी और उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी सभी पाठकों को प्रिय है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको बता देना है, ये आपका बहादुर कहानी का पूरा सारांश हो जाएगा, ऐसा ही आपको लिख के आना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जीवन परिचय की, ठीक है ना, कि आप लोग कौन कौन से जीवन परिचय कवि और लेखकों में तैयार करें जिससे कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में नंबर है वो फिक्स हो जाए 10 नंबर। अगर आप ये तैयार कर लिए हैं तो फिर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण लेखकों की। लेखकों में आपको मैंने बताया कि सिर्फ 2 जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और अगर आप वो 2 जीवन परिचय पढ़ लिए हैं तो बिल्कुल आपको अदर कोई भी नहीं पढ़ना। जैसे यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनमें 2 जीवन परिचय ऊपर के जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, दोनों को मैं आपको 1 नहीं 2 बार करा चुका हूँ और इनको आप याद कर लीजिएगा,
तो 2 में से 1 आपका बोर्ड एग्जाम में 101% आपका पूछा ही जाएगा, तो इनको कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कवियों के जीवन परिचय की। कवि जीवन परिचय में आपको देखिए कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं, तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है पहला जो जीवन परिचय है वो है आपका मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का पहला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय, इसको जरूर आपको काव्य से कर लेना है। इसके बाद आपको तैयार करना है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको तैयार करना सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, इसको जल्द ही कर लीजिए, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। और चौथा जीवन परिचय आपका आता है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों आप ये जीवन परिचय तैयार कर लिए हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल एकदम कि आपका 10 नंबर बिल्कुल यहां से फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण निबंध की। निबंध कौन कौन से करने देखिए, तो 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध यहां पर मैं लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, और अगर ये 5 निबंध आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका जो 9 नंबर आपका निबंध का टॉपिक है ये आपका 100% आपका फिक्स हो जाएगा। जिसमें पहला आपका निबंध यहां पर होने वाला है पर्यावरण प्रदूषण का कारण एवं निवारण। हर साल बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आता है और इस बार भी 101% आपका आने वाला है। ठीक है, तो पर्यावरण से रिलेटेड अब देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा दे तो कंफ्यूज मत होना। अगर वहां पर जैसे टॉपिक जब आएंगे कि निम्नलिखित पर निबंध करिए, 5 टॉपिक आएंगे, उनमें से पर्यावरण शब्द आपको कहीं पर भी मिल जाए तो सिर्फ आपको पर्यावरण का ही लिख के चले आना, चाहे कैसे भी क्वेश्चन घुमाए फिराए कोई मतलब नहीं आपसे। ठीक है, डायरेक्ट उसको छाप देना है, तो ये आपको कर देना है। इसके बाद भारत में आतंकवाद की समस्या का समाधान, ये आतंकवाद का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार, इसको आपको कर लेना है। अगला है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है चंद्रयान 3, ये आपका इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के बाद जस्ट जब मैं ये वीडियो डालूंगा इसके बाद आपको चंद्रयान 3 पर निबंध मिल जाएगा। तो क्या करना है, चैनल पर आपको बने रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा कैसे लिखना है, एकदम A to Z सारा का सारा तरीका। ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इस पर मैंने 1-2 बार बताया, काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं करा दूंगा आपको। इसके बाद साहित्य समाज का दर्पण, ये 5 टॉपिक निबंध के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यहां से 9 नंबर का आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश की। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं लेके आया हूँ गद्यांश, ये आपके सामने दिया गया, इसको सॉल्व करना है आपको। क्या कर रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है ना, मतलब पूरे बुक में आपकी बात करें गद्यांशों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है ना, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जितना भी कहें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा कर लेना। क्वेश्चन कैसे इसके आएंगे चलिए मैं करा देता हूं एक बार। जैसे इसका पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कि आप इसका शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, मतलब इसका संदर्भ बताइए। तो आप जब पहचान लेंगे तो संदर्भ लिखना बहुत ईजी हो जाता है। पहचान आप कैसे पाएंगे, कहां से ये, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से, क्योंकि इसमें राष्ट्र शब्द कई बार आया है, यही आपको मैं बता रहा हूं कि इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो इसका आप शीर्षक कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक वासुदेव शर्मा अग्रवाल हैं, इतना कर देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा इससे कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव हो, तो राष्ट्र की कल्पना यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से, नहीं यहाँ से लिखना है पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती, तो पृथ्वी जन के कारण यानी मनुष्य के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसी में आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर अगर देखें अच्छे से तो यहाँ पर पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है और यहाँ पर जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ठीक है ना, इसी में देखिए आंसर है सारा का सारा। इसके बाद यहाँ पर अगला, यहाँ पर रेखांकन की व्याख्या, तो भैया यहाँ पर व्याख्या में आपको टेंशन नहीं लेना। व्याख्या में आप कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या करिए, तो नीचे की 2 लाइन है, जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो बस पृथ्वी के पुत्र हैं, मतलब आपको बताना है यहाँ पर कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है और इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी भी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इस प्रकार से आपका ये जो गद्यांश है आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना,
इसके बाद एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश भी है, तो चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। पद्यांश में क्या क्या देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पर दिया गया नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधकुला अंग खिला हो, ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको भी आपको कर लेना है। यहाँ पर इसको पहचान तो आप गए ही होंगे कहाँ से लिया गया है ना। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर आपका ये श्रद्धामनु पाठ से, श्रद्धामनु चैप्टर आपको जरूर पता होगा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमेशा बनता है किसी भी गद्यांश या पद्यांश से, वो पूछते हैं उसमें कि संदर्भ बताइए, यानी कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। देखिए इसके आप बताएंगे किस प्रकार से कि प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धामनु और इसके जो रचयिता या कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप इसी प्रकार से लिख के आएंगे, है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बिजली के फूल से क्या तात्पर्य। यहाँ पर देख रहे हैं ना, कह रहा खिला हो जो बिजली का फूल, इस बिजली के फूल का क्या तात्पर्य है आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए इसको बताते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे बिजली के फूल से तात्पर्य श्रद्धा के आकर्षक और गौरवर्ण युक्त सुंदर शरीर से है, ठीक है। तो इसका आपका यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन जैसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यहाँ पर लास्ट में है मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए है और उनकी वेशभूषा में से कहीं कहीं से उसके कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग के सुंदर बिजली के फूल खिले हों। तो इस प्रकार से आप जो है गद्यांश या पद्यांश कोई भी टॉपिक आए उसको आप आसानी से सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपको नंबर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको जरूर करना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपना एक अपठित गद्यांश की। अपठित गद्यांश काफी इंपॉर्टेंट है। आप सोचते हैं कि इसको कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर अपठित गद्यांश आपको कैसे करना है। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आपके जो है 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। जैसे आपके सामने दिया रहेगा आज से लगभग 600 साल पूर्व संत कबीर ने सांप्रदायिकता की जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाया वह आज भी प्रस्तुत ज्वालामुखी की भांति भयंकर बनकर देश की वातावरण को विशुद्ध करती रहती है। देश का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति धर्म भाषागत ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध की भावना समय असमय भयंकर ज्वालामुखी के रूप में भड़क उठती है। 10-20 हताहत होते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, भयंकर भय त्रास और अशांति का प्रकोप होता है, विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। कबीर हिंदू मुसलमानों में जाति में शारीरिक दृष्टि से कोई भेद नहीं मानते, भेद केवल उनके विचारों और भावों का है। तो ये आपके सामने दिया गया है। इससे केवल और केवल 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके अपठित गद्यांश से, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी कि पूरा 5 नंबर का आएगा। जैसे इससे क्वेश्चन आपके किस प्रकार से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए बन गया कि गद्यांश में यानी कि दिए गए गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो भैया उपयुक्त शीर्षक क्या है इसका, ये किसके बारे में बताया गया पूरा का पूरा, तो सांप्रदायिकता के बारे में बताया गया है कि सांप्रदायिकता देश को कैसे नष्ट करती है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, बस इसी के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक सांप्रदायिकता एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताया गया, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए क्या कारण है कि कबीर 600 साल बाद भी प्रासंगिक लगते हैं। तो यहाँ पर इसका रीजन आप इसी में देखिए, यहाँ पर इसी को पढ़ के आप इसी में आंसर ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। जो अनसीन पैसेज आपका आएगा यहीं पर आंसर मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि 600 साल बाद भी कबीर के प्रासंगिक लगने का कारण यह है कि सांप्रदायिकता की समस्या कबीर ने 600 साल पहले ही समाज का ध्यान खींचा था। ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है कि किस समस्या को ज्वालामुखी कहा गया। तो किस समस्या को, सांप्रदायिकता को। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, जाति धर्म भाषागत ईर्ष्या द्वेष बैर आदि के कारण होने वाले दंगे जो होते हैं, समाज में लड़ाई झगड़ा होता है ना, दंगों तथा लड़ाई झगड़ों को ज्वालामुखी कहा गया है और हमारे समाज की एकता को तार तार कर देती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है कि समाज में ज्वालामुखी भड़कने के क्या दुष्परिणाम होते हैं।
तो अगर आप देखेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं। पहला तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कि समाज में अनेक लोग असमय मारे जाते हैं, मतलब कि अगर लड़ाई झगड़ा दंगा होगा, भयंकर आतंक होगा तो फिर वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। ठीक है, अब बात करें दूसरा तो लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, विकास की गति के पांव रुक जाते हैं। मतलब अगर समाज में ज्वालामुखी कहें तो सांप्रदायिकता भड़कती है, जब जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि समाज में कई सारे लोगों की जो है मौत हो जाती है बिना कारण। ऐसे काफ़ी सारे कारण होते हैं, करोड़ों की संपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से देखिए मैंने 4 क्वेश्चन तो आपको करा दिए, लेकिन यहाँ से केवल और केवल 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 3 कोई भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अपठित गद्यांश भी आप समझ गए किस प्रकार से आपका आने वाला है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। बचे हुए टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे अभी हमें जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारे टॉपिक में आपको एक एक करके क्लियर कराने वाला हूं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।